हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सीकर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज मूड एंड फिगर। एंड लॉजिकल रीजनिंग के ज्यादातर टॉपिक्स की काफी डिमांड आई थी, सो वन ऑफ दिस इज मूड एंड फिगर। सो मूड एंड फिगर देखिए क्या होता है, इसमें आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि आइडेंटिफाई द मूड एंड फिगर्स। सो बेसिकली ये होता क्या है, देखिए इट इज एन आर्ग्यूमेंट जिसमें दो प्रेमिसेस होती हैं, या आप कह सकते हैं दो स्टेटमेंट्स होती हैं और एक कंक्लूजन होता है। हाउ, लेट्स सी विद एग्जाम्पल। सो लेट्स से दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें पहली स्टेटमेंट है ऑल फ्लावर्स आर रेड, सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल रेड आर लीफ, एंड एक कंक्लूजन होगा जो है ऑल फ्लावर्स आर लीव्स। सो दिस इज बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ मूड एंड फिगर, जहां आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड, एंड यू हैव अ कंक्लूजन। फाइन। सो येस, वी विल बी कवरिंग द इंटायर टॉपिक, और ये मूड एंड फिगर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो मैं ये ट्राई करूंगी कि इसे जितना ईजी ब्रेक डाउन कर सकती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। आई डू माई पार्ट। वॉट यू हैव टू डू इज कि आप लोग वीडियो को स्किप करें बिना देखिएगा, अदरवाइज अगर स्टेप्स मिस हो जाएंगे तो यू विल नॉट गेट द आंसर्स करेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। सो येस, वो थोड़ा सा डिस्क्लेमर मुझे देना था। सो येस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देखिए अब मूड एंड फिगर में क्या होता है, मूड एंड फिगर में कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस का भी यूज होता है। कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस ऐसे प्रपोजिशंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अनकंडीशनल जजमेंट। अनकंडीशनल जजमेंट से क्या मतलब है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। द इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई कंडीशंस तो लागू नहीं है। इसमें ये तो नहीं बोला गया कि अगर इंडियन पीपल्स को ज्यादा पैसे दोगे तभी वो हार्ड वर्क करेंगे या तभी वो डिसिप्लिन रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सो ये जो स्टेटमेंट है द इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन, इसमें कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, राइट। इट डज नॉट इम्पोज एनी कंडीशंस। सो फर्दर कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के अलावा भी देयर इज अनदर प्रपोजिशन जो होती है हाइपोथेटिकल प्रपोजिशन, जो एक्सप्रेस करती है कंडीशनल जजमेंट, बट वो मूड एंड फिगर में आप यूज नहीं करते। सो कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस के चार फॉर्म्स होते हैं। वो चार फॉर्म्स कौन कौन से हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो वो चार फॉर्म्स होते हैं ये चार, ए, ई, I and O. So what does they represent? That is very important for you to know. देखिए, so ये जितने भी चार फॉर्म्स है A, E, I, O, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट क्वालिटी एंड डिफरेंट क्वांटिटी। कैसे, देखिए जो A होता है दैट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल अफर्मेटिव, E रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल निगेटिव, I रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर affirmative, and O represents particular negative. अब एग्जाम्पल्स जो है स्टेटमेंट के दैट यू कैन सी हेयर ओनली, कि इसमें जैसे ए का एग्जाम्पल दे रखा है ऑल SRP, तो यूनिवर्सल से मतलब ये है इट्स क्वांटिटीज ओवरऑल, कि इसने ऑल को यूज करा है, ठीक है। अगर ऑल यूज हो रहा है, नो यूज हो रहा है, जिसमें पूरी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, ठीक है। एंड अफर्मेटिव से मतलब ये है कि इसमें कोई भी निगेटिव चीज यूज नहीं हो रही, निगेटिव कॉनोटेशंस नहीं दे रहे हैं, कि ऑल SRP, सो दैट इज बेसिकली योर यूनिवर्सल अफर्मेटिव। लेट्स से ऑल चेयर्स आर टेबल, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट ई, तो इसमें बोला गया है नो SRP, तो ये स्टेटमेंट में भी जो नो है वो डिटरमाइन करता है यूनिवर्सल क्वांटिटी को, राइट। और नो SRP, क्योंकि ये नेगेटिव कॉनोटेशन है कि नो SRP, नो टेबल्स आर चेयर, ठीक है। सो दैट इज अ नेगेटिव कॉनोटेशन, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। ऐसी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। व्हेन वी कम टू द थर्ड कैटेगरी दैट इज I, दैट इज सम ARP, तो ये हो गई आपकी पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट, जिसमें जो सम है, इसकी जगह सम भी हो सकता है, इसकी जगह फ्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स। अफर्मेटिव से मतलब यही है कि कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, तो सम ARP, सम चेयर्स आर टेबल्स, सम चेयर्स आर पेन, या कुछ भी, ठीक है। वेयर एज द नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका अपोजिट है, दैट इज पर्टिकुलर निगेटिव, तो इसमें निगेटिव कॉनोटेशन है, दैट सम S आर नॉट P, या फ्यू S विल नॉट बी P, ठीक है। सम चेयर्स आर नॉट P, तो ये जो स्टेटमेंट्स होंगी ये होती हैं पर्टिकुलर निगेटिव। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है A और O के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, चाहे वो E और I के बीच में हो। ये जो स्टेटमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है A एंड I के बीच में, उसे बोलते हैं सबऑल्टर्न्स। Whereas जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है कॉन्ट्ररी का, और जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। पर मूड एंड फिगर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये याद रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट
क्या रिप्रेजेंट करती हैं कि जो ए स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव को रिप्रेजेंट करती है, जो ई है वो ऐसे स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो यूनिवर्सल निगेटिव होते हैं नेचर में, जो आई है वो ऐसे स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव होते हैं, और जो ओ है वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे स्टेटमेंट्स को जो पर्टिकुलर निगेटिव होते हैं। तो बस ये 4 चीजें अभी आपको याद रखनी है फॉर सॉल्विंग द मूड एंड फिगर क्वेश्चंस। ठीक है, ये इनका जो रिलेशनशिप है वो जब आप क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। अभी वी आर फोकसिंग ऑन मूड एंड फिगर। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आवर रैपिड फायर रिवीजन ई बुक्स। ये 2 ई बुक्स हैं। पहली ई बुक है रैपिड फायर रिवीजन ई बुक, जिसमें हमने जितना भी सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का, जितने भी 10 यूनिट है वो सारे 10 यूनिट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड करे हुए हैं। जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एंटायर ई बुक। सारे यूनिट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं वो भी इसमें हाईलाइटेड हैं, और काफी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में से बनाया गया है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स में, ताकि आपका फोकस रहे ऑन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा पीवाईक्यू बुकलेट है। पीवाईक्यू बुकलेट में यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड। पिछले 5 साल की आपको पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड मिलेंगे, 2018 दिसंबर से लेके 2023 दिसंबर तक के। एग्जाम फोकस अप्रोच है ये। सो यस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा बुक्स का, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में देखिए 3 एलिमेंट्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू मूड एंड फिगर। वो 3 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सब्जेक्ट, ठीक है, देन यू हैव प्रेडिकेट, देन यू हैव कॉपुला। तो सब्जेक्ट क्या होता है? ये टर्मिनोलॉजी है जो यूज करेंगे हम आगे, एंड इन 3 एलिमेंट से आपको काफी इजी भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको आइडेंटिफाई करने में। सो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड, ठीक है। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो पार्ट होता है प्रपोजिशन का जो डिनोट करता है विच इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट, और कॉपुला वो पार्ट होता है जो डिनोट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जब समझाऊंगी तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फर्दर इसे और इजी ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट आप इसे याद रख सकें। सो देखिए, अगर इसे आप और इजी ब्रेक डाउन करेंगे तो सब्जेक्ट बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में होगा आपके स्टेटमेंट में, प्रेडिकेट एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है, और कॉपुला जो होगा वो एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा दोनों को। फाइन, सो लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल। सो इफ वी टॉक अबाउट ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट लेट्स से दैट इज ऑल फ्लावर्स आर लीफ। तो जो ऑल हो गया वो क्वांटिफायर हो गया क्योंकि वो क्वांटिटी डिनोट कर रहा है कि ऑल है, फ्यू है, या वॉट एवर इट इज, राइट। देन फ्लावर जो होगा वो सब्जेक्ट होता है, ये लीफ जो है वो प्रेडिकेट हो गई, और जो फ्लावर्स और लीफ के बीच में जो कनेक्शन है दैट इज योर कॉपुला, ठीक है, दैट इज अ डिनोटिंग फैक्टर। सो लेट्स मूव फर्दर। सो देखिए मूड एंड फिगर इट कंटेन्स 3 डिफरेंट टर्म्स। अब वो 3 डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है माइनर टर्म, दूसरा होता है मेजर टर्म, और तीसरा होता है मिडिल टर्म। इसका बहुत बड़ा खेल है, सो ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होता है। माइनर टर्म कौन सा होता है? माइनर टर्म वो टर्म होता है विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल में बताई थी, ठीक है, जैसे अब ये इधर देख सकते हैं वो तीनों स्टेटमेंट मेंशन है कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, ऑल रेड आर लीफ, एंड ऑल फ्लावर्स आर लीफ। तो ये थी स्टेटमेंट फर्स्ट, ये थी स्टेटमेंट सेकंड, और ये था आपका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होगा वो होता है आपका माइनर टर्म। अब इसमें कंक्लूजन में देखिए ऑल फ्लावर्स आर लीफ में जो सब्जेक्ट है दैट इज फ्लावर, तो ये हो गया आपका माइनर टर्म। तो माइनर स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? जिसमें माइनर टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं ऑल फ्लावर्स आर लीफ, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो फ्लावर है, तो माइनर टर्म कौन सा होगा? फ्लावर होगा। मेजर टर्म कौन सा होता है? मेजर टर्म होता है जो प्रेडिकेट होता है आपके कंक्लूजन का। अब इस कंक्लूजन में आप देख लीजिए प्रेडिकेट है लीफ, ठीक है। सो जो ऑल फ्लावर्स और लीफ, ये जो कंक्लूजन है इसमें लीफ जो है वो प्रेडिकेट है, तो वो हो जाएगी आपकी मेजर टर्म। ये चीज याद रखिएगा, लीफ प्रेडिकेट है तो लीफ विल बी योर मेजर टर्म। देन द नेक्स्ट इज योर मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ऐसा टर्म होता है जो दोनों स्टेटमेंट्स में होता है पर वो कंक्लूजन में नहीं होता, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इस सिनारियो में जो एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल हम फॉलो करेंगे, तो उसमें मिडिल टर्म कौन सा हो गया? मिडिल टर्म हो गया रेड। ऑल फ्लावर्स आर रेड एंड ऑल रेड आर लीफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट में प्रेजेंट था, स्टेटमेंट फर्स्ट में भी और स्टेटमेंट सेकंड में भी, पर ये कंक्लूजन में प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा जो टर्म होता है उसे आप बोलते हैं मिडिल टर्म। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट ये चीज याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा फॉर माइनर एंड मेजर टर्म वो आप हमेशा कंक्लूजन में ही आइडेंटिफाई करेंगे, आप स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। फाइन, सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, कीप दैट इन योर माइंड। नाउ एक और चीज है, इसे आप
माइनर टर्म को पक्षा भी बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पक्ष है, राइट? पक्षा किस टर्म को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि जो माइनर टर्म होता है उसी को आप पक्षा बोलते हैं, राइट? एंड पक्षा क्या होता है? वो फर्स्ट पार्ट होता है ऑफ द थर्ड सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हैं कंक्लूजन जो होगा उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है। तो सब्जेक्ट को आप ऐसे भी आइडेंटिफाई करते हो। लेट्स से अगर आपको जो कंक्लूजन दे रखा है, उस कंक्लूजन का जो पहला जो पार्ट है, पहला जो हिस्सा है, वो होता है आपका सब्जेक्ट, उसमें आपका सब्जेक्ट होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट हमारे कंक्लूजन में था दैट वाज फ्लावर, तो फ्लावर माइनर टर्म था, तो जो पक्षा होगा दैट विल बी फ्लावर्स। फाइन। जैसे ये आप देख सकते हैं हमारे कंक्लूजन में ये था ऑल फ्लावर्स आर लीव। अब इसमें जो स्टार्टिंग का पोर्शन है ऑल फ्लावर्स, इसमें ऑब्वियसली जो नाउन है वो फ्लावर है, तो यही आपका माइनर टर्म है, और जो माइनर टर्म होता है वही आपका पक्षा कहलाता है। सो यस, द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज योर पक्षा, और यू कैन से द माइनर टर्म। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आइडेंटिफाई द मेजर टर्म। अब मेजर टर्म को आप साध्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द साध्य फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। ना साध्य क्या होता है? वो सेकंड पार्ट होता है ऑफ द थर्ड सेंटेंस कह सकते हैं, या फिर आप कंक्लूजन का भी कह सकते हैं। लेट्स से कंक्लूजन है ऑल फ्लावर्स आर लीव, तो इसमें जो लीव है दैट इज योर आइडेंटिफाइंग टर्म, ठीक है? अब जो लीव है वो आपको पता है मेजर टर्म है, ठीक है? जो मेजर टर्म होता है वही साध्य होता है। सो दैट इज योर साध्य, दैट इज योर मेजर टर्म विच इज फाइंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंक्लूजन। नाउ लेट्स आइडेंटिफाई द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को बोलते हैं लिंगा या फिर साधना, ठीक है? अब मिडिल टर्म मैंने आपको बताया था कौन सा टर्म होता है, जो पहली और सेकंड स्टेटमेंट में कॉमन होता है पर वो थर्ड सेंटेंस या फिर कंक्लूजन में मिसिंग रहेगा, राइट? जैसे कि ऑल फ्लावर्स आर रेड, ऑल रेड आर लीव। तो ये जो टर्म है ये दोनों स्टेटमेंट में है, कॉमन है, पर ये कंक्लूजन में नहीं था। तो रेड हो गया आपका मिडिल टर्म और रेड ही हो गया आपका लिंगा या साधना, ठीक है? सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिमेंबर कि जो पार्ट फर्स्ट होता है ऑफ द कंक्लूजन दैट डिटरमाइंस योर माइनर टर्म, पार्ट सेकंड डिटरमाइन योर मेजर टर्म, एंड जो कॉमन होता है दोनों स्टेटमेंट्स में पर कंक्लूजन में नहीं होता वो होता है आपका मिडिल टर्म। फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट मूड एंड फिगर्स इज दैट कि इसमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं और जो कंक्लूजन होता है उस सबको मिला के जो तीन टर्म्स होते हैं, मेन तीन टर्म्स जो होते हैं वो हमेशा 2 टाइम रिपीट कर रहे होते हैं। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, राइट? रेड जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, और लीफ जो है वो भी 2 बार रिपीट हुआ है, राइट? ऑल दीज 3 टर्म्स हैव बीन रिपीटेड 2 टाइम्स ईच। सो देखिए सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि आपको यू हैव टू पुट द स्टैंडर्ड फॉर्म। द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन मस्ट कम फ्रॉम द माइनर टर्म और प्रेमिसेस, एंड जो प्रेडिकेट होगा कंक्लूजन का दैट मस्ट कम फ्रॉम मेजर प्रेमिसेस, ठीक है? अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने इक्वेशंस को अरेंज करा था, ठीक है? मेजर टर्म इक्वेशन को वो पहले आएगी और जो माइनर टर्म स्टेटमेंट होती है वो बाद में आएगी, ठीक है? जैसे कि ये जो एग्जाम्पल था इसमें ये हमारी माइनर स्टेटमेंट थी, क्यों? क्योंकि माइनर टर्म जो था वो इसमें प्रेजेंट था, और ये हमारी मेजर स्टेटमेंट थी, क्यों? क्योंकि मेजर टर्म जो है वो इसमें प्रेजेंट था। पर जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट्स को किस में लाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि जो मेजर स्टेटमेंट होगी वो आपकी बन जाएगी स्टेटमेंट फर्स्ट, और जो माइनर स्टेटमेंट होती है वो आपकी बन जाती है स्टेटमेंट सेकंड। सो एज यू कैन सी इक्वेशन 1 हो जाएगी दैट ऑल रेड आर लीफ, और इक्वेशन सेकंड हो जाएगी ऑल फ्लावर्स आर रेड। तो ये जो आपका जो मेजर स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें मेजर टर्म प्रेजेंट है लीव, वो आपकी हो जाएगी पहली इक्वेशन और स्टेटमेंट फर्स्ट कह सकते हैं आप, और जो माइनर टर्म वाली स्टेटमेंट है वो आपकी हो जाएगी स्टेटमेंट सेकंड। अब ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि आपने इक्वेशंस को सेट कर दिया कि मेजर टर्म वाली पहले पे आ गई और माइनर टर्म वाली सेकंड पे आ गई। Now the next step is that you have to identify the mood. So उसके लिए you need to revise कि कौन सी स्टेटमेंट क्या होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये चारों फॉर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ए टाइप कौन सी होती है? ऑल ए आर बी। ई टाइप कौन सी होती है? नो ए इज बी। आई टाइप कौन सी होती है? सम ए आर बी। एंड ओ टाइप कौन सी होती है? सम ए आर नॉट बी। सो बेसिकली इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्योंकि ये प्रोडिक्ट करेंगी जो मूड होता है। ऑलवेज लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशंस, ठीक है? ठीक है, सो दैट इज योर स्टेप 2। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो एग्जाम्पल था उसमें मूड क्या था, ठीक है? तो मूड विल बी ए। हाउ, लेट्स सी। देखिए अब ये तो आपकी एग्जाम्पल था, इसमें आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आएंगे आपने इस स्टेटमेंट को बना दिया इक्वेशन 1 और इस स्टेटमेंट को बना दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है? और ये तो आपका कंक्लूजन रहेगा ही। सो यस, अगर आपसे मूड आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा तो सबसे पहला काम तो मैंने आपको बता दिया था यही करना है, ठीक है? अब जैसे कि जब हमने इसे कर लिया तो ये हमारा फाइनल आया कि इक्वेशन 1 हो गई ऑल रेड आर लीफ, इक्वेशन सेकंड हो गई ऑल फ्लावर्स आर रेड, और कंक्लूजन जो होगा वो आपका क्या था? कंक्लूजन सेम ही रहेगा। तो कंक्लूजन आपका था कि ऑल
फ्लावर्स आर लीफ। ठीक है, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ऑल रेड आर लीफ। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये आपकी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें ऑल भी यूज हो रहा है और इसमें कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर ये होती कि ऑल रेड आर नॉट लीफ, तब ये आई स्टेटमेंट हो जाती, क्योंकि ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाती, पर ये ऐसा नहीं है। देन सेकेंड है ऑल फ्लावर्स आर रेड, तो ये भी आपकी यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। एंड जो कंक्लूजन है कि ऑल फ्लावर्स आर लीफ, वो भी आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो इसका जो मूड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। पर इसी में ही अगर कोई और स्टेटमेंट्स होती जिसमें नेगेटिव कॉनोटेशंस होता, तो उसी के हिसाब से आप कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का जो साइन है वो लगा देते। ठीक है, AIEO में से। तो क्या आपको करना था? सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, जो भी आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको माइनर और मेजर स्टेटमेंट्स, कि आपको माइनर एंड मेजर टर्म्स आइडेंटिफाई करके वो स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है कि माइनर स्टेटमेंट कौन सी है, मेजर स्टेटमेंट कौन सी है। फिर जो मेजर स्टेटमेंट है सेकंड वाली, उसे फर्स्ट पे लाना है और माइनर वाली को सेकंड पे लाना है। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और फिर कंक्लूजन। फिर इसके बेसिस पे आप मूड्स अपना आइडेंटिफाई करोगे, कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस जो ये होते हैं A टाइप, E टाइप, I टाइप, O टाइप। तो कौन सा टाइप है, कौन सी स्टेटमेंट कौन से टाइप की है, उसी हिसाब से आप उस मूड को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इस एग्जाम्पल के, तो ये जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे, इसका मूड था A। फाइन। सो देखिए, एक तो बेसिक ये चीज होती है कि आपसे पूछा जाए कि पक्ष स्टेटमेंट कौन सी है, लिंगा स्टेटमेंट कौन सी है, साध्य कौन सा है, राइट। दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द मूड, तो वो आपको मैंने बता दी, ये 2 स्टेप्स के थ्रू आप निकाल सकते हो। तीसरी चीज जो आपसे पूछ सकते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर। तो फिगर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो जानते हैं स्टेप 3 में। सो नाउ लेट्स मूव विद अनदर स्टेप, जो है स्टेप 3, जिसमें हो सकता है आपसे आइडेंटिफाई करने को पूछा जाए कि फिगर क्या है इस स्टेटमेंट का। तो फिगर क्या होता है? देखिए, मूड्स एंड फिगर्स में 4 फिगर्स होते हैं। ठीक है, अब फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है मिडिल टर्म का पोजीशंस पता होना स्टेटमेंट्स में, उसके बेसिस पे आप फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइन। अब ये जो 4 फिगर होते हैं उसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें भी देखिए ये चीज होती है कि जो आपका एम होता है वो आइडेंटिफाई करता है क्या, मिडिल टर्म। जैसे इस स्टेटमेंट में आपका रेड जो है वो आपका हो गया, जैसे इस एग्जाम्पल में जो रेड है वो आपका हो गया मिडिल टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म जो होगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे फिगर्स में एज एम। ठीक है, और जो पी हो गया दैट इज योर प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? लीफ। ठीक है, प्रेडिकेट इज योर लीफ। और जो एस हो गया वो हो गया आपका सब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट इज योर फ्लावर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट में इनकी आप पोजीशंस देख लीजिए, उसके बेसिस पे यू विल आइडेंटिफाई कि ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से फिगर में आती है। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, आपने मूड आइडेंटिफाई कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद अब ये आपकी स्टेटमेंट है कि जो मिडिल टर्म है वो इधर है और वो इधर है। ये जो रिलेशनशिप है ये आइडेंटिफाई करेगा कि आप किस फिगर में आते हैं। सो मिडिल टर्म की क्या पोजीशन रहेगी फिगर वन में मिडिल टर्म की जो पोजीशन है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देन फिगर सेकंड में है इट इज द राइट वन, लेफ्ट वन एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फाइन। सो दिस इज द फिगर, दीज आर द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट्स एंड मिडिल टर्म। अब आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपके कौन से फिगर में आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो इधर है और इधर है। तो वो किस में आइडेंटिफाई हो रहा है? वो फिगर 1 में हो रहा है कि मिडिल टर्म जो है दैट इज हेयर एंड हेयर। तो इस बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि फिगर क्या है। तो फिगर आपको ऐसे ही याद रखना है कि मिडिल टर्म का क्या डिस्पर्जन है, इन मिडिल टर्म का क्या डिस्पर्जन है इस सिनारियो में, कि इसमें जो मिडिल टर्म है वो इधर और इधर आएगा। फिगर सेकंड में राइट साइड पे होंगे दोनों मिडिल टर्म, फिगर थर्ड में लेफ्ट साइड पे होंगे दोनों मिडिल टर्म, और फिगर फोर्थ में ऐसे होंगे मिडिल टर्म। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फिगर 1 है उसमें मिडिल टर्म इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिगर सेकंड में राइट टू राइट, फिगर थर्ड में इसका अपोजिट लेफ्ट टू लेफ्ट, एंड फिगर फोर्थ में राइट टू लेफ्ट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इन फिगर्स को एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि क्या फिगर है। तो ज्यादातर तो यूजीसी नेट एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं मूड एंड फिगर से, इतने ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते। बट हाउ एवर क्योंकि हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो देयर इज ऑल्सो कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, कंडीशनल वैलिडिटी एंड अनकंडीशनल वैलिडिटी। तो ये एक बहुत डीप डेप्थ टॉपिक है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल क्योंकि हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं तो मैं वो चीज भी कवर कराऊंगी, एंड जस्ट इन केस यू नेवर नो कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि जो मोस्ट कॉमन चीज होती है वो यही होती है कि टर्मिनोलॉजी सबसे पूछ ली जाती है, मूड्स आइडेंटिफाई करने को आ जाते हैं, फिगर आइडेंटिफाई करने को आ जाते हैं। सो लेट्स ऑल्सो डिस्कस द फोर्थ स्टेप दैट इज द फाइनल स्टेप्स
इट इज टू आइडेंटिफाई द वैलिडिटी कि कंडीशनल वैलिडिटी है कि अनकंडीशनल वैलिडिटी है। तो अनकंडीशनल वैलिडिटी इज गिवन बाय बूलियन, अनकंडीशनल वैलिडिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय एरिस्टोटल। तो बूलियन के हिसाब से ये 4 फिगर्स हैं, इन 4 फिगर्स में ये कंपोनेंट्स आते हैं। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी ए, उसका मूड था ए, तो वो क्या होगी, वो अनकंडीशनल वैलिड स्टेटमेंट हो गई अकॉर्डिंग टू द बूलियन स्टेप्स। ठीक है, ऐसे ही आपकी कंडीशनल वैलिडिटी आती है जो एरिस्टोटल ने दी थी। 4 फिगर्स थे और उनके 4 फिगर्स में ये सारी स्टेटमेंट्स थी। तो जो हमारी स्टेटमेंट, जो हमारा मूड आया था वो था ए, वो इनमें से एरिस्टोटल की किसी भी फिगर में एडजस्ट नहीं हो रही। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो थी अनकंडीशनली वैलिड स्टेटमेंट्स। सो दैट इज द 4th स्टेप। इसमें ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी तो कि कौन से फिगर में कौन कौन से मूड्स आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो यस, दिस आर द figures and the moods according to Boolean and conditional valid system, and these are the 4 figures given by Aristotle when it comes to conditional validity और इनके जो moods रहेंगे। So yes, here we complete the entire topic of mood and figure, all the 4 steps जिसमें आपको कैसे mood identify करना है, कैसे statements identify करनी है, कैसे figure identify करना है, सारे steps we have covered it. So I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.